मुझे ये बताएगा कि हम सबको पता है हम IMF की छतरी तले जिंदा है, सांस हम तभी लेते हैं जब हमें इजाजत मिलती है, वरना कह दिया जाता है जी डू मोर। मुझे ये बताएं कि जब कहते हैं कि जी सब कुछ अच्छा है, तो ये अच्छाई एक आम आदमी जो डिजर्व करता है उस तक क्यों नहीं पहुंच पाती? हुकूमत के लिए सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि उनके मसाइल हल हो गए, सियासी और इक्तिसादी। बाहर से पैसे आ रहे हैं, मुल्क चल रहा है, उनको कोई हिलाने वाला नहीं है, कोई तंग करने वाला नहीं है। ज़ाहिर है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये चंद हज़ार लोग होंगे, कुछ लाख लोग होंगे जो कह सकते हैं कि उनको फ़ायदा हो रहा है इस सूरत हाल में, इस मुल्क में इस वक्त इक्तिसादी तौर पर। लेकिन बाकी जो लोग हैं वाकई वो काफ़ी मुश्किल में हैं। अभी आपने जो शाहजेब ने शुरू में बताया, इंट्रो जो किया उन्होंने हुकूमती आदाद शुमार का बताया, वो उनमें से कुछ बेहतर हुए हैं 2025 में, ये मानने की बात है। इफरात दर कम हुआ है, एक्सचेंज रेट स्टेबल हुआ है, ये 2-3 चीज़ें हुई हैं और ज़खायर भी बढ़े हैं। लेकिन इन्हीं आदाद शुमार को अगर आप देखें तो ये भी इन्होंने जिक्र किया कि 21 साल में इस साल सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हुई है, जो हुकूमत के अपने आदाद शुमार हैं। आप देखें गुर्बत की सतह से तकरीबन आधी हमारी आबादी है वो नीचे है। तो असल में बात ये होती है कि नंबर्स अच्छे अगर आ रहे हैं, ये आम लोगों पे इसका असर क्यों नहीं हो रहा। और एक और चीज़ जो बहुत अहम है कि जब हम देखते हैं कि चले कुछ इस्तेहकाम ज़रूर हुआ है, उसमें कोई शक नहीं, मानना चाहिए, लेकिन वो इस्तेहकाम ऐसा है कि वो अब सड़ता जा रहा है, स्टैग्नेशन की तरफ जा रहा है। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है वो हम गिरते जा रहे हैं उसमें। तो क्या वजह है कि ये नहीं हो रहा? मेरा ख्याल है हमारा इक्तिसादी मॉडल जो है वो आला तबकात की तरफ ज़्यादा रुजू करता है। जैसे इन्होंने बताया, रियल स्टेट खरीदो, रियल स्टेट बेचो और कहते हैं मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा। और एक और आज ही साहब एक और बड़ा अहम फैक्टर जो आपने अपने आर्टिकल में भी जिक्र किया है वो पॉपुलेशन है। जिस तरीके से एनुअली 2.6% पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से हमारी जो रोजगार है वो हमारे नौजवानों को नहीं मिल रहा है। ना सिर्फ ये कि जो बेरोज़गार हो रहे हैं वो ज़्यादातर 15 और 24 या 17 और 24 के दरमियान है, तो 17 और 24 की उम्र में के दरमियान है। जो हमें कहा जाता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो बड़ा मुसीबत बनती जा रही है। अगर और ये बेरोज़गार जो हो रहे हैं ज़्यादातर वो हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आप खुद सोचें कि अब ऐसे लोग जिनको रोज़गार भी नहीं मिल रहा, जो पढ़ भी नहीं सकते, जो बिल्कुल काबिल भी नहीं है, अब वो बेरोज़गार हो रहे हैं। तो और आबादी की शरह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें हम दुनिया में सबसे आगे हैं, हम इक्तिसादी तौर पे सबसे पीछे रह गए। सही, ठीक है। सलमान शाह साहब, आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया, बेहद शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपकी तरफ आते हैं। जो अदाद शुमार जाहिर किए जाते हैं इसको हम मानते हैं और अप्रिशिएट करना बनता है कि ठीक है जी, कुछ जगहों पर हमने तरक्की की है, लेकिन जो मॉडल चलता आ रहा है उसी मॉडल पे हमने चले तरक्की कर ली, ये भी बात मान ली। पॉलिसीज में तब्दीली अब होनी चाहिए क्योंकि तब्दीली अब वक्त की जरूरत है। देखें, ये तो अब एक नैरेटिव है ना कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट IMF की रिपोर्ट देख लें तो उन्होंने तो करप्शन जो डायग्नोस्टिक किया है उसमें सिस्टम को टोटली डिसफंक्शनल करार कर दे दिया है। वर्ल्ड बैंक जो है वो जो रिपोर्ट्स दे रहा है उसमें भी वो कहते हैं कि ये मॉडल जो है पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं हो सकती। इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो कहता है कि एक्सपोर्ट्स नहीं हो सकती, तो फिर हो क्या सकता है? आई मीन आपके जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं वो पैसा भी आपको दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि आपका मॉडल ठीक नहीं है, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। सो आई थिंक कि ये पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, बच्चों जो हैं स्कूलों में नहीं है, पढ़ाई ठीक नहीं हो रही, अर्बनाइजेशन जो हो रही है उसमें बहुत मुश्किलात आ रही हैं, कोई उसमें जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, शहरी जो हैं वो भी पिस रहे हैं और देहाती जो हैं वो भी पिस रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी मसले मसाइल आ रहे हैं। तो सारा का सारा सिस्टम जो है वो एक IMF प्रोग्राम के ऊपर चल रहा है। आज वो IMF प्रोग्राम आपके पीछे से हट जाए तो ये सारा का सारा सिस्टम नीचे गिर जाएगा। तो आई थिंक इससे पहले हम 25 IMF प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं और इस किस्म के रिजल्ट्स तकरीबन सारे प्रोग्राम्स में आ जाते हैं कि आप अवाम को निचोड़ें, टैक्सेस लगाएं, जो
एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड करें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसका इम्पैक्ट तो अवाम पे ही आता है। करंट अकाउंट सरप्लस है, जैसे कि जिक्र भी हुआ इशफाक साहब पहले, और आपने यही कहा कि रेमिटेंसेस की वजह से है ये लकीली, नहीं तो ये भी सरप्लस हमारा ना होता। फिर जैसा कि हम अपनी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ अगर चाहते हैं तो फिर हमें उनको किस तरीके से फैसिलिटेट करना है, रोजगार पैदा करना है, क्योंकि जब रोजगार की बात हो रही है तो ये फैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं कि 2025 के पहले 3 माह में 1,72,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए हैं। 5 सालों में अगर देखा जाए तो 3.275 मिलियन लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। इस ब्रेन ड्रेन से पाकिस्तान को हमने कैसे बचाना है, क्योंकि मईशत और मुस्तकबिल पर इसके क्या जो असरात है मुरतब होंगे अगर हमारे नौजवान, वो भी प्रोफेशनल नौजवान, इसी तरह मुल्क छोड़कर जाते रहे, तो फिर हम वो कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे हमारी मईशत में? एक तो सबसे पहला तो मैं आपको ये बताऊं कि इंपोर्ट लेड ग्रोथ तो नामुमकिन है। एक्सपोर्ट में एक्सपोर्टेबल सरप्लस आपके पास है नहीं। मैं आपको थोड़ी सी आदाद और शुमार दे देता हूं अगर आप थोड़ा सा मुझे वक्त दे दें। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट आपकी जो हुई है वो 2022 में हुई थी, जब आपने 32.5 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की थी। और उसमें आपका मेजर कंपोनेंट टेक्सटाइल हमेशा रहा है, आपको पता है। उस वक्त आपकी जो कॉटन की इंटरनेशनल प्राइस थी वो ज्यादा थी। अच्छा, उस वक्त आपका एवरेज रेट जो था वो 177 रुपए था डॉलर का, ठीक है जी। इसके बाद जो पिछले साल आपने की है वो 32.4, यानी पहले 32.5 थी, लास्ट ईयर 32.4 थी, इसमें भी मेजर आपका टेक्सटाइल था। और इस वक्त आपने इनको करेंसी पैरिटी दी है 200 और 84 रुपए की एवरेज। तो ये तो आपका ये बिल्कुल साबित हुआ कि एक्सपोर्ट से आपको कोई कुछ हासिल नहीं होना, सिर्फ इनकी एक होती है। और मैं सिर्फ इनकी कदर करता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उस तरफ से तो आप भूल जाएं। दूसरी तरफ जो आपका आईटी का एक्सपोर्ट है उसमें सारे पैसे, मोस्ट ऑफ द पैसे, मैं हर किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता, जो इवन फ्रीलांसिंग के पैसे वो आपके डिजिटल बैंकों में पड़े हुए हैं, जो फॉरेन बैंक्स हैं। इस पे स्टेट बैंक को और अपना एफबीआर को कंट्रोल लेना पड़ेगा। आपको एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत उन अकाउंट्स की डिटेल लेनी पड़ेगी, जब जाके कहीं आपको ये मिलेगा। अब आप आ जाए ब्रेन ड्रेन की तरफ। आप जब बात कर रहे हैं ना, मैं आपको ये क्लियर बात बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं ये पिछले साल जो मैं रहा साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट रहा, अपना प्रेसिडेंट भी रहा, और आज भी मैं एडवाइजर हूँ। तो हमने एक इकोनॉमिक एनालिसिस, पूरी एक इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी भी थी जिसको खुद मैं चेयर करता था, और उसमें हमने एक छोटी सी एनालिसिस भी हमने की थी कि किस मुल्क से ज्यादा जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो जा रहा है सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन इस वक्त आपको पता है इस रीजन में कहां से हो रहा है? इंडिया से। इसके बाद हो रहा है बांग्लादेश से। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की बात हो रही है और परसेंटेज ऑफ प्रोफेशनल्स की बात हो रही है जो वहां ईयरली निकलते हैं। उसके बाद हो रहा है श्रीलंका से, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है। तो ये हम मीडिया में बहुत अच्छी बात है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे एनालिसिस करते हैं, बट कम से कम ट्रू पोर्ट्रे किया करें कि हाँ, पाकिस्तान से भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैं इससे कतई तौर पे मैं मना नहीं कर रहा, बट मसला ये है कि हम पूरा एक पिक्चर आप दिया करें। दूसरा अशफाक साहब, इसमें एक पॉइंट बेरोजगारी का भी है ना, जिस तरीके से अभी हम बात कर भी रहे थे, वो भी उसकी हाईएस्ट परसेंटेज है। सर एक मुझे देखिए, बेरोजगारी आपकी जो होती थी, आपकी ज्यादातर, ये दोनों मेरे बड़े हैं, अकबर जैदी साहब बड़े रिस्पेक्टेबल और माने हुए इकोनॉमिस्ट हैं, सलमान शाह साहब हमारे बहुत पुराने दोस्तों में से। बेरोजगारी का हमारा सबसे बड़ा मसला है, आप या तो सही है कह लें। चले, हम यही चीज जो है ना अकबर साहब से पूछ रहे थे। अकबर साहब, बाहर से जब पैसा आता है तो हमारी मईशत के लिए अच्छा है, लेकिन जब हम